Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are starting with the most basic and important question, what is grammar? On this channel, we have covered every topic of grammar step by step in a very easy and detailed way so that learners of all levels can understand it without any difficulty. So, let's begin this journey of mastering grammar the simple way with Spreading Knowledge with SK. आज के वीडियो में हम सभी सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर क्या है इसे हम पढ़ने वाले हैं और इस चैनल पे हमने ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान और डिटेल्ड वे में समझाया है ताकि सारे तरह के लर्नर्स यानी सीखने वाले इसे बिना किसी दिक्कत के सारे टॉपिक को आसानी से समझ पाएं। सो आइए हम सभी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रामर यानी ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर नियमों का ऐसा समुच्चय है या ग्रामर नियमों का ऐसा समूह है जो हम सभी को लैंग्वेज को सही तरीके से बोलने और लिखने में हमारी मदद करता है। यानी ग्रामर एक ऐसे नियमों का समूह है जो हम सभी को एक लैंग्वेज को करेक्टली तरीके से बोलने और लिखने में हमारी मदद करता है। ग्रामर इट इज यूज्ड फॉर ग्रामर, ग्रामर के लिए इट यहाँ यूज हुआ है। सो इट टेल अस हाउ टू फॉर्म वर्ड्स, इट टेल अस हाउ टू मेक सेंटेंसेज, इट टेल अस हाउ टू यूज टेंसेज, पंक्चुएशन एंड पार्ट ऑफ स्पीच करेक्टली। कह रहा है ग्रामर हम सभी को ये भी बताता है कि कैसे हमें वर्ड बनाने हैं, जैसे लाइक गो बिकम्स गोज, यानी गो कब गोज हो जाएगा ये हमें ग्रामर से ही पता चलता है कि गो को कब गोज बनाना है और गोज को कब गो बनाना है, ये ग्रामर के रूल से ही हमें पता चलता है। ग्रामर हम सभी को ये भी बताता है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लाइक सी इज रीडिंग अ बुक, जैसे वह किताब पढ़ रही है, यानी यहाँ एक सेंटेंस है सी इज रीडिंग अ बुक, ये भी सेंटेंस बनाना हमने किससे सीखा है? ग्रामर से सीखा है। ग्रामर के रूल की मदद से ही हमने ये सेंटेंस बनाना सीखा है, ये ग्रामर हमें बताता है। It tell us how to use tenses, punctuation and part of speech correctly. ग्रामर हम सभी को बताता है कि कैसे हम सभी टेंसेज, पंक्चुएशन और पार्ट ऑफ स्पीच का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये ग्रामर से ही पता चलता है। यानी टेंस का, पंक्चुएशन का और पार्ट ऑफ स्पीच का करेक्टली तरीके से कैसे यूज करेंगे, ये हमें ग्रामर ही इस बात को बताने में मदद करता है। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रामर इज लाइक अ गाइड बुक फॉर यूजिंग अ लैंग्वेज प्रॉपरली। विदाउट ग्रामर सेंटेंसेज कैन बिकम कंफ्यूजिंग और मीनिंगलेस। अगर हम सिंपल शब्दों में बताएं तो ग्रामर एक गाइड बुक जैसा है जिसका इस्तेमाल करके हम लैंग्वेज को प्रॉपरली तरीके से यूज करते हैं। यानी सिंपल वर्ड में अगर कहें तो ग्रामर एक ऐसा गाइड बुक है जिसका इस्तेमाल करके हम लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। विदाउट ग्रामर, ग्रामर के बिना सेंटेंस जो होता है वो आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है और मीनिंगलेस हो सकता है। ग्रामर के बिना सेंटेंस जो होगा वो कंफ्यूजिंग और मीनिंगलेस हो सकता है। यानी अगर आप ग्रामर का ज्ञान नहीं रखते हैं और आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस दूसरे के लिए कंफ्यूजिंग और मीनिंगलेस हो सकता है। यानी कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज कर सकता है, यानी उसे असमंजस में डाल सकता है या उसका अर्थ ही सही नहीं निकलेगा जिससे आगे वाले आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। यानी कंफ्यूजिंग और मीनिंगलेस एक ही तरह के शब्द हैं जिनका मीनिंग यहाँ सेम सेंस में इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है ही गो टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक की गई है क्योंकि ही यहाँ सिंगुलर नंबर है और गो यहाँ प्लूरल नंबर है। यानी ही यहाँ सिंगुलर में है और गो यहाँ प्लूरल है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और यहाँ वर्ब जो है वो प्लूरल है। आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एक ही नंबर में एग्री होना होता है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ सब्जेक्ट जो है ही जो है वो सिंगुलर है लेकिन गो यहाँ प्लूरल है। सो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री नहीं हो रहा है या वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं हो रहा है। सो ये रॉन्ग सेंटेंस है। सो यहाँ जो मीनिंग निकलेगी वो गलत मीनिंग निकलेगी। सो ये राइट सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और वर्ब भी यहाँ सिंगुलर नंबर है। सो यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एग्रीमेंट है, यानी यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सही एग्रीमेंट है। सो ये राइट सेंटेंस है और इसका मीनिंग भी सही निकलेगा और इसका सेंस भी सही आएगा। यानी इसका जो सेंस निकलेगा वो कंप्लीट सेंस होगा और ये एक सही कंप्लीट सेंस देगा। यानी ही यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर है। सो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्रीमेंट में है, यानी वर्ब भी सब्जेक्ट के साथ एग्री हो रहा है और सब्जेक्ट भी वर्ब के साथ एग्री हो रहा है। सो ये राइट सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामर की मदद से आपको ये पता चल गया कि ये एक राइट सेंटेंस है और ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। सो ये ग्रामर हम सभी को बताता है कि क्या हम गलत बोल रहे हैं और क्या सही बोल रहे हैं। यानी अगर हम ये सेंटेंस कहीं इस्तेमाल करें किसी व्यक्ति से बात करने के दौरान तो वो आगे वाले व्यक्ति को जिसे ग्रामर की ज्ञान है उसे वो कंफ्यूज कर सकता है, यानी इसके मीनिंग जो है थोड़ा गड़बड़ निकल सकते हैं जिससे आगे वाला आपके इंग्लिश से क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। सो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है।
अगर आपको ग्रामर का सही नॉलेज है तो आपके इंग्लिश बोलने से आगे वाले व्यक्ति पर ये कोई असर नहीं आएगा या वो व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा, तो वो आपको सही तरीके से समझ पाएगा। सो अगर आप अगले वाले को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, यानी आगे आप जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस व्यक्ति को अगर आप कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये मैं एक सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रामर का रूल अप्लाई हुआ है। अगर ये ग्रामर का रूल पता होगा तभी ये बात आप समझ पाएंगे कि इसकी सेंटेंस राइट है और ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब आगे हम सभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है यहाँ, वो है व्हाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामर महत्वपूर्ण क्यों है, यानी हम सभी के लिए ग्रामर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी ग्रामर का स्टडी करना क्यों महत्वपूर्ण है। यानी हम ग्रामर स्टडी करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या बेनिफिट होगी, इसे मैं यहाँ बताने का कोशिश किया हूँ। बहुत ही मैंने अच्छे से आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया हूँ। सो आइए हम इसे देखते हैं। विदाउट ग्रामर इट वुड बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग। ग्रामर के बिना ये हम सभी के लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है या हमसे क्या कह रहा है। यानी कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है, इसे समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है यदि हमें ग्रामर का ज्ञान ना हो। सो ग्रामर हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, राइट करेक्टली, अवॉइड कंफ्यूजन, मेक आवर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। ग्रामर हम सभी को सही तरीके से बोलने में मदद करता है, सही तरीके से लिखने में मदद करता है और कंफ्यूजन से बचने में भी हमारी ग्रामर मदद करता है। यानी कंफ्यूजन जो आपको हो जाती है किसी व्यक्ति को आपके इंग्लिश से, उससे भी बचने में हमारी ग्रामर मदद करता है। और ग्रामर हमारे कम्युनिकेशन को और प्रभावी बनाता है, यानी हमारे कम्युनिकेशन को और बेटर बनाता है। यानी ग्रामर की मदद से हम बहुत ही बेटर तरीके से किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेन पार्ट्स ऑफ ग्रामर। अब यहाँ हम ग्रामर के मुख्य हिस्से को देखेंगे। यहाँ हम सभी ग्रामर के मुख्य पार्ट्स को देखेंगे। ग्रामर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ग्रामर बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, आइए हम सभी इसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ग्रामर में पढ़ने हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ये जानेंगे, यानी व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। Part of speech are the basic type of words that we use to form sentences in English. Part of speech शब्दों का एक ऐसा बेसिक टाइप है जिसका इस्तेमाल करके हम इंग्लिश में सेंटेंस का निर्माण करते हैं। Every word in a sentence belongs to a part of a speech based on how it functions in the sentence. यानी एक सेंटेंस में प्रत्येक वर्ड कैसा फंक्शन करते हैं सेंटेंस में, इस आधार पे वे किस पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे, ये ज्ञान हमें यहीं से प्राप्त होती है। यानी हम पार्ट ऑफ स्पीच की मदद से ही जान पाते हैं कि एक सेंटेंस में प्रत्येक वर्ड किस तरह का काम करते हैं और किस पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिलती है। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो आपको मैंने नीचे दिया है। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवेंथ है कंजक्शन और 8th नंबर पे है इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जिनको हमें वन बाय वन पढ़ने हैं और मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा चीज मैं यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, यानी हम सभी ग्रामर क्यों पढ़ें या हमें क्यों ग्रामर को पढ़ना चाहिए, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या चीजें आपको यहाँ अभी जानना जरूरी है आपके बेसिक जानकारी के लिए। ये सारा चीजों के बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। ये नाउन क्या है, फिर प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, लेकिन आपको ये जानना यहाँ जरूरी है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन है। तो ये आपको मैंने अभी जो 8 बताया है यही 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको आपको सबसे पहले जानना है ग्रामर में। उसके बाद हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, यानी हमारे लिए ग्रामर क्यों महत्वपूर्ण है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही से समझने के लिए। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हमें ग्रामर से ही पता चलता है या ग्रामर की मदद से ही हम जान पाते हैं। ग्रामर टेल अस हाउ टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। ग्रामर हमें बताता है कि एक करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाना है या उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट कैसा होगा, सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमें ग्रामर से ही पता चलता है। ग्रामर ये हमें बताता है। ए सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सबसे पहले एक सेंटेंस होगा तो निश्चित उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। यानी एक सेंटेंस होगा तो निश्चित उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक निश्चित ही वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है सी सिंग्स, यहाँ सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स यहाँ वर्ब हो गया। वही मैंने यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट में यहाँ सी है और वर्ब में यहाँ सिंग्स है। तो मैंने बोला है तो ये सी सिंग्स एक राइट सेंटेंस है, ये यानी ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। यानी एक सेंटेंस अगर होगा करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका अगर सही होगा तो निश्चित उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस में भी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं जो मैंने नीचे बताया है। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, टेल समथिंग, यानी ये कुछ बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं या अपना फैक्ट बता रहे हैं या कोई भी विचार रख रहे हैं यानी ओपिनियन, तो या आइडिया दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है।
आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करना पसंद है। ये सब अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करने होते हैं। सेकंड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम सभी क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, जैसे डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, या वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, या वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो जब भी आपको क्वेश्चन पूछने होंगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछने होंगे, तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, गिव्स अ कमांड। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम कमांड देते हैं, यानी हम अपना ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं, या जो भी है मतलब या ऑर्डर या एडवाइस हम प्रदान करते हैं किसी से, या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं और एडवाइस देते हैं। जैसे ईट योर आइसक्रीम, आप अपना आइसक्रीम खाइए। एक तरह से मैं उन्हें ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड दे रहा हूँ कि जो तुम अपना आइसक्रीम खाओ। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, जैसे मैं यहाँ कमांड दे रहा हूँ। प्लीज कम ऑन टाइम, कृपया आप अपने समय पे आइए। प्लीज कम ऑन टाइम मतलब कृपया समय पे आइए, मैं यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। टेक योर मील्स ऑन टाइम, मैं यहाँ एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको अपना भोजन समय पे लेना चाहिए। टेक योर मील ऑन टाइम। ये मैं जितना भी मैंने सेंटेंस बताया है सारे इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैं यहाँ या तो कमांड दे रहा हूँ, या तो एडवाइस, या तो मैं उन्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। या बोल सकते हैं टेक योर पिल ऑन टाइम, यानी आप अपना दवाइयाँ समय पे लीजिए। ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैं यहाँ उन्हें एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, या रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, प्लीज लगा रहा हूँ, या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज टेक योर मील ऑन टाइम, यानी कृपया आप अपना भोजन समय पे लें। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, शोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है, यानी हम क्या मजबूती रूप से फील कर रहे हैं, यानी हम स्ट्रांगली क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में बताता है। जैसे वाओ दिस आइसक्रीम इज यमी, जैसे वाओ ये आइसक्रीम कितना यमी है, यानी मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ ये हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आइसक्रीम के बारे में। खाने के बाद मैं अचानक से जो बोल रहा हूँ वो चीज यहाँ दिया गया है, वाओ दिस इज आइसक्रीम इज यमी, वाओ ये आइसक्रीम कितना यमी है। यहाँ आपको देख सकते हैं ये जो साइन लगाया गया है ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसे यहाँ आपको लगा हुआ है ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क कहीं भी लगा होगा तो आप समझ लेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फुल स्टॉप लगा हो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप ही लगा होता है। ग्रामर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें टेंसेज के बारे में बताता है। ग्रामर की मदद से ही हम सभी टेंसेज को समझ पाते हैं। सो टेंसेज है क्या, या मैंने यहाँ बताया आपको। टेंसेज शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, यहाँ टेंसेज आपको एक्शन के टाइम को बताता है, यानी टेंसेज कार्य किस समय में हो रहे हैं इसको बताने का कोशिश करता है। एंड टेंसेज की मदद से हम सभी एक्शन किस समय में हो रहा है इसे बताते हैं, यानी टेंसेज एक्शन के टाइम को दिखाता है। सो टेंसेज मुख्य रूप से तीन ही होते हैं। एक पहला टेंसेज होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंसेज होता है पास्ट टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी ये प्रेजेंट टेंस यानी अभी जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, जो पहले घटना हो चुकी है पहले समय में उसे हम पास्ट कहते हैं, और जो घटना फ्यूचर यानी जो अभी आने वाली है, जो घटना हुई नहीं है मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये फ्यूचर में होने वाला है, उसे हम फ्यूचर टेंस में होना मानते हैं। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ, सो ये प्रेजेंट में वर्क हो रहा है। आई एट, मैंने खाया, मैंने खाया या मैं खाया था, ये मैं ऑलरेडी पहले ही खा चुका हूँ पास्ट में, इसीलिए ये पास्ट में है। जैसे ईट का ही एट हुआ है, और ईटन भी होता है, यानी ईट एट ईटन, यहाँ एट इस्तेमाल हुआ है जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट को दिखा रहा है। और फ्यूचर में आई विल ईट, मैं खाऊंगा, मतलब मैंने खाया अभी नहीं है लेकिन मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूँ कि मैं खाऊंगा। सो आपको टेंस तीन तरह के एक्शन के टाइम को बताता है, यानी कोई कार्य खाने का, जैसे यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है, खा, यानी बोला यहाँ मैंने बताया था कि टेंस जो है वह एक्शन के टाइम बताता है, यानी कोई कार्य किस समय में हो रहा है इसे दिखाने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक्शन हो रहा है खाना, यानी ईट, ईट मतलब खाना, खाने का यहाँ एक्शन हो रहा है। सो यहाँ एक्शन जो खाने का हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, और यहाँ जो खाने का काम हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, और यहाँ खाने का काम जो हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है। यानी कोई भी एक्शन किस टाइम में हो रहे हैं ये टेंसेस की मदद से ही हम इसे बता पाते हैं या लिख पाते हैं। तो यहाँ खाने का काम प्रेजेंट में हो रहा है, और यहाँ खाने का काम पास्ट में हो रहा है, और यहाँ खाना खाने का काम फ्यूचर में हो रहा है। सो ये तीनों आपको अलग अलग टाइम में ये एक्शन हो रहे हैं। सो ये टेंस की मदद से ये संभव है। सो इस टेंस हैज 4 फॉर्म्स, प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म है, यानी प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म है, पास्ट के भी 4 फॉर्म है, और फ्यूचर के भी 4 फॉर्म है, जो कि यहाँ दिया जा रहा है। ये पहला फॉर्म होगा सिंपल, सेकंड फॉर्म होगा कंटिन्यूअस, थर्ड फॉर्म होगा परफेक्ट, एंड फोर्थ फॉर्म होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हमें ये प्रेजेंट लगाकर चारों के साथ यूज करना है, फिर पास्ट लगाकर चारों के साथ यूज करना है, और फ्यूचर लगाकर चारों के साथ यूज करना है। तो 4 4 4 मिलके कितने हो गए, 12। यानी हमें एक्चुअली प्रेजेंट के 4 फॉर्म, पास्ट के 4 फॉर्म और फ्यूचर के 4 फॉर्म, यानी पास्ट के 4 फॉर्म, प्रेजेंट के 4 फॉर्म, पास्ट के 4 फॉर्म और फ्यूचर के 4 फॉर्म पढ़ने हैं। एंड टोटल हमें 12 फॉर्म पढ़ने हैं टेंसेस के। मैं एक लगा के आपको बताता हूँ। प्रेजेंट अगर हमें है तो यहाँ बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद हमें अगर सेकंड फॉर्म बोलने हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, फिर थर्ड में होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ में होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह अगर पास्ट लगाएंगे तो यहाँ बोलेंगे पहला फॉर्म हो गया पास्ट का सिंपल पास्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म हो जाएगा
पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे फ्यूचर लगाएंगे तो सिंपल फ्यूचर, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सबको आप चार चार लगा के इसमें बता सकते हैं। यानी ये प्रत्येक टेंस के चार चार फॉर्म है। तो यहाँ एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट अगर लगा रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट लगाएंगे तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर अगर लगा के देखेंगे तो सिंपल फ्यूचर, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको इस टेंस जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्यों हमें पढ़ना है। यानी ग्रामर वाले महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमें अगर एक्शन सही टाइम में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो ये चारों फॉर्म जो मैं बताया हूँ कि प्रेजेंट का 4 फॉर्म होते हैं, फिर पास्ट के भी 4 फॉर्म है, और फ्यूचर के भी 4 फॉर्म है। ये मिलकर हो गए 12 फॉर्म जो है। ये 12 फॉर्म को मैं डिटेल में 1 बाई 1 बहुत ही ईजिली आपको मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा। सो इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि मैं सारे चीज मैं यहाँ जो बता रहा हूँ सारे को मैं डिटेल और बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। वाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट में आगे है कि ग्रामर महत्वपूर्ण क्यों है, यानी हम सभी को ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए। पंक्चुएशन के बारे में जानकारी के लिए। पंक्चुएशन क्या है, तो पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प अस पॉज, स्टॉप और एक्सप्रेस फीलिंग्स इन राइटिंग। यानी पंक्चुएशन हम सभी को लिखते समय पॉज करने में, स्टॉप करने में और अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। यानी पंक्चुएशन की मदद से ही हम कहीं पॉज कर पाते हैं, स्टॉप कर पाते हैं और अपने फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। जैसे आपके पंक्चुएशन में ये आपको नीचे मैंने दिया है। पंक्चुएशन में आते हैं फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो आपको ये है फुल स्टॉप का सिंबल है, ऐसे लगा होगा तो आप फुल स्टॉप समझेंगे, ऐसे लगाओ तो कोमा और ऐसे लगाओ तो क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन मार्क हो गया और ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम सभी आंसर, आइडिया, ओपिनियन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कहीं आप आंसर दे रहे हो या अपना ओपिनियन विचार रख रहे हो या कोई स्टेटमेंट या फैक्ट बता रहे हो तो वहां फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। लिस्टिंग करने के लिए आपको कोमा का इस्तेमाल होता है। लिस्ट बनाने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए ग्रोसरी आइटम आपको बोल दिया गया जाइए मार्केट से लाइए, तो आप लिस्ट बनाते हैं। जैसे आपको शॉप लेने हैं, स्पाइसेस लेने हैं, तो इसमें आपको कोमा लगा लगा लिखते हैं। या 5 व्यक्ति का नाम लिखना है, 5 नेम्स किसी पर्सन का लिखना है, उसमें आपको कोमा लगा के लिखते हैं। तो कोमा का इस्तेमाल ज्यादातर 2 चीजों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आपको हमेशा क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कुछ भी देख के आप आश्चर्य हो गए या सरप्राइज हो गए और अचानक से आपने कुछ बोला तो उसके लिए हमेशा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सो ये सारे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन मार्क। इन सभी का अगर हमने सही तरीके से एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया इस पंक्चुएशन मार्क का, तो अगला व्यक्ति से जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आपके सेंटेंस से वो कंफ्यूज हो सकता है। यानी आपके सेंटेंस का सही मीनिंग नहीं निकलेगा, जिससे वो क्या हो सकता है, आपके सेंटेंस से कंफ्यूज हो सकता है और आपको सही से वो समझ नहीं पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। यानी वाई इज ग्रामर इंपोर्टेंट के अंदर ही हम अब पढ़ने वाले हैं कि ग्रामर महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमें आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स की जानकारी होने के लिए ग्रामर महत्वपूर्ण है। सो ये आर्टिकल डिटरमाइनर्स है क्या? They come before nouns to show if we are talking about something specific or general. ये जो डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स हैं ये नाउन के पहले आकर ये दिखाते हैं कि हम सभी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या जनरल है। यानी वो चीज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खास है या सामान्य है। यानी वो जनरल वे में बात कर रहे हैं या खास तरीके से बात कर रहे हैं। ये हमें जानकारी आर्टिकल और डिटरमाइनर से ही पता चलती है। जैसे आर्टिकल्स में 3 ही आर्टिकल है, ए एंड द। आप पढ़े होंगे कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। इसमें भी हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। जैसे द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है और ए एंड को इनडेफिनेट आर्टिकल। ये मैं जब आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मैंने ए कैट लिखा, एन एप्पल लिखा, द सन लिखा। ए कैट मतलब ऐसे मैं कैट की बात कर रहा हूँ कि जनरल वे में है। यानी मैं एक जनरल कैट की बात कर रहा हूँ जो कोई भी कैट हो सकता है। एप्पल में भी मैंने एन एप्पल लगाया तो ये भी एक एप्पल जनरल एप्पल है, यानी कोई आम एप्पल है, नॉर्मल एप्पल है। लेकिन मैं जब सन में द लगाया तो इससे ये स्पेसिफिक हो गया। मैं ऐसे सन की बात कर रहा हूँ जो सन अर्थ, जिस अर्थ में हम लोग रह रहे हैं उसे हीट और लाइट देता है। यानी ये सन हमारे लिए खास है। सो द आकर देख रहे हैं यहाँ आपको बता रहा है कि ये आर्टिकल है जो कि मैं स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज कर रहा हूं या जनरल, ये हमें आर्टिकल्स के मदद से ही पता चलता है। सो यहाँ द जो इस्तेमाल हुआ सन के लिए यहाँ स्पेसिफिक है, और एन एप्पल और ए कैट मतलब ए और एन जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है ये जनरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, और द यहाँ सन के लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल हुआ है। यानी द का इस्तेमाल यहाँ सन के लिए स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल किया गया है। हमने अभी तक ये देखा वाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट। मैंने 5 पॉइंट में आपको बताया कि ग्रामर क्यों महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हम जानेंगे कि ग्रामर महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए पढ़ने के लिए। हमने ये जान लिया, अलग अलग मैंने पॉइंट में आपको लेकर बताया। मैंने 5 पॉइंट लेकर आपको समझाया कि ग्रामर हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, हम सभी को ग्रामर पढ़ना क्यों जरूरी है। मैंने 5 पॉइंट में आपको समझाया। अब मैं उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ कि ग्रामर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका निष्कर्ष क्या है। यानी अब यहाँ ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, इसका मैंने यहाँ कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया है कि अगर 5 पॉइंट आपने समझ लिया है
तो अब कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ग्रामर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज वर्ड्स एंड फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस। ग्रामर एक तरह से किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन है, यानी जड़ है, यानी ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का एक फाउंडेशन है। ये हम सभी को ये समझने में मदद करता है कि एक प्रॉपर सेंटेंस में प्रॉपर वर्ड कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये ग्रामर से ही हमें समझ आती है। यानी ग्रामर हम सभी को एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने में कौन सा वर्ड यूज करेंगे ये हमें ग्रामर से ही पता चलती है। यानी ग्रामर ही हमें मदद करता है प्रॉपर सेंटेंस बनाने में प्रॉपर वर्ड की मदद से। Whether you are writing an essay or talking to someone, good grammar helps you communicate clearly and confidently. चाहे आप एक ऐसे लिख रहे हो या किसी से आप बात कर रहे हो, अच्छे ग्रामर आपको उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट करने में और कॉन्फिडेंट तरीके से बात करने में ग्रामर आपकी मदद करता है। सो ग्रामर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियरली हो और कॉन्फिडेंटली हो, इसके लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर एक्सप्लोरिंग द पार्ट ऑफ स्पीच इन वेरी इजी एंड डिटेल्ड वे। यानी आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ही आसान और इजी तरीके से और डिटेल वे में पढ़ेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच में जो ऑटो पार्ट्स है उसे भी मैं आपको 1 by 1 करके डिटेल में समझाऊंगा। Thanks for watching Spreading Knowledge with SK. I hope you find this video helpful. If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content and share thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.